अफगानिस्तान पर कोई वीडियो देखने से पहले आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आना चाहिए कि डेरियस द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर अभी यूएस तक इन सब ने अफगानिस्तान जैसे छोटे लैंडलॉक सेंट्रल एशियन एक गरीब देश पर हमला करके उस पर कब्जा क्यों करना चाहा? क्या है ऐसा अफगानिस्तान में जो सारे उसके पीछे पड़ा हुआ है? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो अच्छी बात है बहुत। अगर नहीं पता है तो ये वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर कहीं पर भी मैं इस सवाल का जवाब दे दूंगा। और अभी और एक सवाल आपके लिए, अगर न्यूटन मतलब सर आइजैक न्यूटन आतंकवादियों का फैक्ट्री पाकिस्तान में पैदा होता तो उनके सर पे अप्पेल गिरता या बम गिरता? इसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जैसे कि आप सबको पता ही है, आज की डेट में पूरे अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है और ये सो कॉल्ड सुपर पावर जैसे देश को इन गवार, अनपढ़ और जाहिल आतंकवादियों ने लात मार के भगाया है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान की जो प्रेसिडेंट था, जी हाँ था, अशरफ घनी, वो सबसे पहले भागा है इन आतंकवादियों से डर के, अपने देश को आतंकवादियों के हाथों में सौंप के। और ये अगर आपको कम लग रहा है, अफगानी आर्मी जिसको यूएसए की आर्मी ने 20 साल ट्रेनिंग दिया था, वो आर्मी इन जाहिलों से डर के कुत्ते की तरह भागा इधर उधर। आप समझ रहे हो, एक देश की नेशनल आर्मी भागा है आतंकवादियों से डर के। ऐसा है अफगानिस्तान। और ऊपर से अफगानी लोगों का तो क्या ही कहना, सब भागने लगे इधर उधर। कोई पाकिस्तान गया, कोई इंडिया आया, कोई यूएसए गया। आपने वो फुटेज देखा ही होगा जो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है ऐसा। एक फ्लाइट के ऊपर लोग चढ़ गए थे, फ्लाइट ऊपर उड़ गया, लोग ऊपर ही थे और वहां से गिर के ही मर गए। मतलब ऐसा सिचुएशन है, ऐसा लोग है एक देश में जो अनपढ़ गवार तालिबानियों से डर के भागने लगा। अगर उसमें से एक भी भगत सिंह निकलता, अगर एक भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कोई निकलता तो आज अफगानिस्तान का ऐसा हाल नहीं होता। महाकसम बोल रहा हूँ, अगर अफगानिस्तान पर हमारे इंडियन आर्मी होते तो क्या होता आप सोचिए। सुबह जाते वो लोग और शाम तक सारे तालिबानियों का सर काट के अपने हाथों में ले आते और बोलते दुश्मन बर्बाद। इसी बात के लिए हमारे इंडियन आर्मी को एक सैल्यूट। तो आज इस वीडियो में हम अफगानिस्तान का पूरा एंसाइंट पीरियड से लेकर आज 2021 तक, यूएसएसआर से लेकर ओसामा बिन लादेन तक और पूरे दुनिया में अमेरिका ने कैसे पूरा आतंकवाद को फैलाया है, आतंकवाद का बाप और आतंकवाद का फैक्ट्री यानी ये भिखारी कुत्ता पाकिस्तान, इनके बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो को आप मिस मत करिए और मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ इतने डिटेल वीडियो पूरे YouTube में आपको दूसरा और नहीं मिलने वाला। तो ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिए और इसको शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, तो हम शुरू से शुरू करते हैं जहां आपका मेरा कोई वंशज पैदा भी नहीं हुआ था। मतलब हम एकदम एंसाइंट पीरियड से शुरू करते हैं। देखिए, अफगानिस्तान अपने जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से एंसाइंट टाइम से ही डाइवर्स कल्चर का हब रहा है। इसी कारण ब्रिटिश हिस्टोरियन आर्नोल्ड टॉइनबी ने अफगानिस्तान को राउंडाबाउट ऑफ द एंसाइंट वर्ल्ड कह दिया था, मतलब प्राचीन दुनिया का गोल चक्कर। 522 से लेकर 486 बीसी में डेरियस द ग्रेट से लेकर 356 से 323 बीसी अलेक्जेंडर द ग्रेट रूल के टाइम अफगानिस्तान में फारसी लोग भी थे। अभी के अफगानिस्तान के कई बड़े बड़े सिटीज के फाउंडेशन उस समय एंसाइंट पीरियड में रखा गया था। फिर अफगानिस्तान पर 1 सेंचुरी के आखिरी तक बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन भी उभर के आई जो बामियान पर 10 सेंचुरी के आखिरी तक राज किया था। फिर 600 से 700 सीई के अंदर अरब कंट्री ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और तब से अफगानिस्तान पर टेररिस्ट रिलीजन यानी इस्लाम का उदय हुआ। और ये एंट्री होते होते इतना एंट्री हो गया कि आज अफगानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया, शुरू से अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री नहीं था, उसमें बहुत डाइवर्स कल्चर था। मतलब हर किसी ने वहाँ पे कुछ कुछ टाइम के लिए राज किया है। हमारे हिंदुओं का, सिखों का भी इतिहास है वहाँ पर। अच्छा हाँ, अरब कंट्री उस समय अफगानिस्तान को हमला करने के साथ साथ ईरान और हमारे भारत देश में भी अपना सत्ता जमाने में लगे थे। फिर 13 सेंचुरी पर मंगोलियन चंगेज खान ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया और चंगेज खानों के बाद अगले 100 सालों तक ऐसे कई इंडियन और फारसी एम्पायर ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और राज किया। यहाँ पे हमारे हिंदुओं का भी बहुत सारा आपको ऐतिहासिक चीजें मिलेगा अफगानिस्तान पर। फिर आखिरी में फाइनली 18 सेंचुरी के आखिरी तक अहमद शाह दुरानी के रूल में पश्तून ट्राइब के ग्रुप ने मुगलों और फारसियों को धूल चटाया और उनको वहां से लात मार के भगाया और पश्तूनों ने अपना एक बड़ा एम्पायर बना लिया। भले ही वो अनस्टेबल था और ये अहमद शाह दुरानी प्रॉपर अफगानी थे, मतलब पश्तून थे। अफगान का मेजोरिटी पॉपुलेशन पश्तून है। तो यह और एक इम्पोर्टेंट बात, अहमद शाह दुरानी के शासन काल से पहले तक कोई भी अफगानी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एकजुट नहीं थे, सब अलग अलग थे। मतलब अफगानिस्तान के जो प्रॉपर लोग थे उनके अंदर यूनिटी नहीं थे,
थे जब तक अहमद शाह दुरानी का शासनकाल शुरू नहीं हुआ। तो अहमद शाह दुरानी का शासन शुरू होते ही अहमद शाह दुरानी ने क्या किया, जितने भी ट्राइब पश्तून लोग अलग अलग बांटे हुए थे सबको इकट्ठा किया और पूरे अफगानिस्तान को एक कर दिया, और जो एक करते हैं उसी को राजा कहलाया जाता है। इसीलिए अहमद शाह दुरानी को फाउंडर ऑफ द अफगानिस्तान कहा जाता है, और साथ में अहमद शाह दुरानी को ही फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। तो फाइनली दुरानी ने 1747 में अफगानिस्तान में मोनार्की का स्थापना किया। मोनार्की मतलब राजशाही, मतलब अब राजा का टाइम चलेगा, और उनका राजशाही चला 1973 तक, और इस पीरियड को बोला जाता है दुरानी एम्पायर या दुरानी डायनेस्टी। अच्छा हाँ, ये जो दुरानी है इन्होंने 1760 में अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसको भारत तक एक्सटेंड कर दिया था, मतलब भारत का जमीन वो अफगानिस्तान के अंदर ले लिया था। और ये अफगानिस्तान का जमीन भारत तक एक्सटेंड करने के बाद 14 जनवरी 761 में दुरानी ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत छेड़ दिया था, जो हमारे मराठाओं ने लड़ा था, और ये वॉर हम लोग हार गए थे, दुरानी जीत गए थे। इस पर ये पानीपत बॉलीवुड मूवी भी निकला था जिसमें संजय दत्त ने अहमद शाह अब्दाली का कैरेक्टर निभाया था। जी हाँ, अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह दुरानी दोनों एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। भले ही अहमद शाह दुरानी हमारे भारत के लिए दुश्मन है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर वो संत है, महात्मा है, उनको पूजा जाता है। देखिए, अफगानिस्तान का जियोग्राफिक लोकेशन ऐसा है, ऊपर नॉर्थ से यूएसएसआर जो रूसियन एम्पायर था, और साउथ से ब्रिटिश ऑक्युपाइड एम्पायर जो अभी का हमारा इंडिया है। इन दोनों के बीच अफगानिस्तान जैसे एक बफर जोन में फंसा हुआ लोकेशन है। अब ऊपर से यूएसएसआर और नीचे से ब्रिटिश, इन दोनों को अफगानिस्तान चाहिए था, और इन दोनों का कड़ी नजर रहता था अफगानिस्तान के ऊपर कि हमसे पहले वहाँ कोई और कब्जा ना कर ले। इसीलिए दोनों मौका देखते रहते थे कि कब अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दे और उसको हथिया ले। तो इस आक्रमण का शुरुआत किया ब्रिटिश ने। उन्होंने 1838 में अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया, जो वॉर 4 साल चला 1842 तक, जिसे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर कहा जाता है। उस वॉर में अफगानिस्तान के ट्राइबल गांव वालों ने मिलकर ब्रिटिश आर्मी पर हमला बोल दिया, जबकि ब्रिटिश आर्मी के पास उस समय के हाईटेक टेक्नोलॉजी वाले गोला बारूद बम सब थे। ब्रिटिश आर्मी के पास प्रोफेशनल वेपन्स होने के बाद भी गांव वालों ने उनको लात मार के भगाया अफगानिस्तान से। तो फर्स्ट एंग्लो वॉर 1842 में यहाँ पे खत्म हो गया था, लेकिन ब्रिटिश उन्होंने फिर से अटैक कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर। कब 878 में ब्रिटिश ने दूसरी बार के लिए अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, और ये वॉर चला था बस 2 साल, और इसको सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर कहा जाता है। लेकिन इस बार ब्रिटिश ने अफगान के कुछ इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया था, लेकिन उनका इंटेंशन पूरा अफगानिस्तान को कब्जा करना या फिर उनका हथियाना नहीं था। उनका बस इंटेंशन ये था कि अफगानिस्तान के ऊपर कोई और दूसरा देश आके कब्जा ना कर ले, और ब्रिटिश को खास डर था कि ऊपर से यूएसएसआर मतलब रसिया आके कब्जा ना कर ले। और अमीर अब्दुल रहमान खान को किंग बना के ब्रिटिश चला गया, क्योंकि ब्रिटिश इधर इंडिया में भी था। अगर वो पूरा अफगानिस्तान पर आ जाए, इंडिया हाथ से निकल जाएगा। उनको इंडिया भी देखना था, इंडिया को लूटना था, नहीं तो इंडिया को कौन लूटेगा आप बोलिए। अफगानिस्तान को ऐसे बफर जोन में फंसा हुआ देख के उस समय के ब्रिटिश पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट जॉन टेनियल ने 1978 में ये सरकास्टिक कार्टून बनाया था, जो बहुत फेमस हुआ था उस समय, जहां ब्रिटेन को एक शेर और रसिया को एक भालू दिखाया गया, जिसके बीच अफगानिस्तान फंसा हुआ है, जैसे मानो 2 चक्की के बीच में अफगानिस्तान है जहां वो पीस रहा है मतलब। अच्छा, उसी टाइम पीरियड में 1897 में बैटल ऑफ सराग्राही भी हुआ था, जहां 10,000 अफगान पश्तून ट्राइब्स को हमारे बस 21 सिख भाइयों ने लात मार के भगाया था। बैटल ऑफ सराग्राही को मिलिट्री हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट वॉर कहा जाता है, और इसके ऊपर एक बॉलीवुड ने भी मूवी बनाया था, ये है केसरी, आपने जरूर देखा होगा। अब डायरेक्ट आते हैं 19th सेंचुरी में। 6 मई 1919 ब्रिटिश ने फिर से अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया, और इसे इस बार कहा गया थर्ड एंग्लो अफगान वॉर। उस समय अफगानिस्तान की तरफ से अमानुल्लाह वॉर को लीड कर रहा था। फिर क्या हुआ, अफगानिस्तान का डिप्लोमेटिक जीत हुई और वॉर खत्म हो गया, और ब्रिटिश का अफगान की फॉरेन पॉलिसी पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। ये थर्ड एंग्लो वॉर बस 3 महीना चला था। तो वॉर खत्म होने के बाद 8 जून 1919 में किंग अमानुल्लाह और ब्रिटिश के बीच एक आर्मिस्टिस साइन हुआ। आर्मिस्टिस मतलब युद्ध विराम, मतलब आज से कोई हमारे बीच कोई वॉर नहीं होगा। और उसी वक्त 1919 में ब्रिटिश ने अफगानिस्तान को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री बोल के वहां से चला गया। ब्रिटिश ने जब अफगानिस्तान को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज कर दिया था, उसके बाद अमानुल्लाह जो किंग थे, अमानुल्लाह ने 1919 में ही रसिया और 1922 में ब्रिटिश के साथ ही डिप्लोमेटिक रिलेशन को शुरू किया, मतलब डिप्लोमेटिक जो फॉरेन पॉलिसी वगैरह होता है उसको शुरू किया। और ये जो वॉर हुए थे 1838 से 1919 तक, ये पूरे 81 साल की जो ये वॉर की सीक्वेंस है, इसको बोला जाता है द ग्रेट गेम।
देखिए, अफगानियों का हमेशा से एक सपना रहा है कि दुनिया भर में जितना भी पश्तून ट्राइब्स है उन सबको एकजुट किया जाए और अफगानिस्तान ले आए उनको, क्योंकि अफगानिस्तान का जो मेजोरिटी है वो पश्तून ट्राइब्स का है। अब हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश को जहां जहां से लात मिला, मतलब जहां जहां से उनको लात मार के भगा दिया गया, वहां डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी अपनाते गया। कुछ देशों को यूनाइट कर गया और कुछ देशों को डिवाइड कर गया, ताकि अनस्टेबिलिटी बनी रहे और मार काट दंगे फसाद ये सब होते रहे, ताकि ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस बने रहे और लोग बोले ब्रिटिशर्स ही सही था। लेकिन हम तो ऐसे बोलते नहीं है, हम सही है। अब देखिए, ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान के साथ कितना बड़ा खेल कर गया। सेकेंड एंग्लो वॉर जब उन्होंने जीता कुछ इलाकों को, तब उन्होंने किसको राजा बनाया था? अब्दुल रहमान खान को। तो उसके 3 साल बाद 1883 में ब्रिटिशर्स ने अब्दुल रहमान खान के साथ एक एंग्लो रशियन बाउंड्री कमीशन साइन किया, जहां बोला गया था रशिया और ब्रिटिश दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे और आपके अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं करेगा। अब यह खेल देखिएगा, खेल क्या खेला उन्होंने। ये ब्रिटिश और रशिया दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि अफगानिस्तान पर एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बनाया जाए अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। फिर क्या था, 1883 में ब्रिटिश के सिविल सर्वेंट सर हेनरी मोंटिमर डुरान ने अफगान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक बाउंड्री लाइन खींच दिया। तो उस लाइन को कहा जाता है डुरान लाइन, क्योंकि लाइन जिसने खींचा था उनका सरनेम था डुरान, तो इसीलिए आज भी उसको डुरान लाइन कहा जाता है। और वो लाइन जब खींचा था तब वो ब्रिटिश इंडिया था, वो लाइन अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बना है। क्योंकि 1947 में सेम गेम हमारे साथ खेल गया था ब्रिटिश, सेम वही गेम उन्होंने अफगानिस्तान पे खेला था डुरान लाइन खींच के, और वही डुरान लाइन की वजह से आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। क्योंकि वो डुरान लाइन खींचने के बाद आधे से ज्यादा पश्तून ट्राइब्स पाकिस्तान चले गए। ये आप डेटा देख सकते हो, आज की डेट पे पाकिस्तान में ज्यादा पश्तून है अफगानिस्तान के मुकाबले, जबकि अफगानिस्तान का मेजोरिटी है पश्तून ट्राइब्स। देखिए ब्रिटिशर्स कैसे खेल खेलते हैं ताकि ये जंग चलते रहे हमेशा के लिए। आज पाकिस्तान और हमारे बीच में क्या खेल है? वही तो खेल है हिंदू मुस्लिम और जमीन का। ये सारे ब्रिटिशर्स का खेल था उस समय में। तो अफगानियों का जो सपना था हर पश्तूनों को एक किया जाए, वो उनका आज भी है। इसीलिए आज भी अफगानिस्तान में जो भी नया लीडर आता है उनसे बस एक ही मांग किया जाता है कि पश्तूनों को एक करो। उनका कोई दूसरा मांग नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं करना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस पश्तूनों को एक कर दो। अब दोस्तों हम 1883 से डायरेक्ट आते हैं 1923 में। ये साल इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी साल किंग अमानुल्लाह ने, अमानुल्लाह कौन? वही जिसने 3rd एंग्लो वॉर जीता था, उन्होंने पहली बार 1923 में मोनार्की के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए अफगानिस्तान के अंदर। और ये करने वाला किंग अमानुल्लाह पहली राजा बने जिन्होंने अफगानिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कराया है, जहां अफगानिस्तान को उनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला। अब चलते हैं 10 साल आगे, मतलब 1933 में। इस वक्त अफगानिस्तान में मोहम्मद जाहिर शाह रूल कर रहे थे और मोहम्मद जाहिर शाह ने अगले 40 सालों तक रूल किया अफगानिस्तान पर। और ये एक ऐसा पहला किंग थे जिन्होंने पूरे अफगानिस्तान को पहली बार के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट दिया था। और मोहम्मद शाह की गवर्नमेंट के 40 साल पूरे अफगानिस्तान की हिस्ट्री में आज तक का सबसे पीसफुल पीरियड थे, जहाँ कोई वॉर नहीं, जहाँ कोई हिंसा नहीं, जहाँ कोई दंगे फसाद कुछ भी नहीं। मतलब हिस्ट्री में सबसे पीसफुल जो एरा थे अफगानिस्तान का, वो मोहम्मद जाहिर शाह का पीरियड ही था। इसीलिए किंग मोहम्मद जाहिर शाह का जो 40 साल का जो पीरियड था उनके शासनकाल का, उस पीरियड को अफगानिस्तान का नॉस्टैल्जिक एरा ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। और मोहम्मद जाहिर शाह एक लौटे किंग थे जिन्होंने इतने लंबे समय तक, मतलब अफगानिस्तान जैसे जगह पे रूल किया था। अफगानिस्तान पे आज तक कोई इतने लंबे समय तक रूल नहीं कर पाया है, 40 सालों तक। और यकीनन जाहिर शाह बहुत अच्छे किंग थे, मॉडरेट थे, लिबरल थे, ओपन माइंडेड थे और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखने वाले राजा थे। और मोहम्मद जाहिर शाह के साथ 226 सालों से चलती आ रही दुर्रानी डायनेस्टी का एंड होता है और मोहम्मद जाहिर शाह दुर्रानी डायनेस्टी का आखिरी किंग बना। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है, दुर्रानी डायनेस्टी को खत्म करने वाला और कोई नहीं था। डिवाइड एंड रूल वाला चैप्टर में मैंने आपको बोला था कि पश्तून लोगों का हर लीडर या फिर किंग से क्या मांग होती है उनका। पर किंग मोहम्मद जाहिर शाह लगे थे अपने देश को डेवलप करने के लिए, नए नए रिफॉर्म्स ला रहे थे। उनकी वजह से अफगानिस्तान का फॉरेन पॉलिसी मजबूत हो रहा था। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अफगानिस्तान का पोजीशन न्यूट्रल होने लगा मोहम्मद जाहिर शाह की वजह से। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बोला ना कि जाहिर शाह की पीरियड को बोला जाता है नॉस्टैल्जिक एरा ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। वो क्यों बोला जाता था? इसीलिए बोला जाता था। पूरा शांति था अफगानिस्तान में, कोई हल्ला नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं। There was a time when Afghanistan was at peace and its women looked to the future with hope. In the 1960s,
Queen Humaira appeared in public without a veil. Her husband, King Zahir Shah, opened up the country to the world after centuries of isolation and enabled women to participate in public life. लेकिन अफगानिस्तान के अनपढ़ गवार और जाहिल लोगों को ये डेवलपमेंट ये सब पसंद नहीं आया। उनको नहीं चाहिए ये। उनको थोड़ी पता है आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होता है। उनको बस पता है हमारा पाश्तूनों को एक कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम भीख मांगते रहेंगे, हम फुटपाथ में पंचर का दुकान डाल देंगे, लेकिन हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए। तो 1960 से किंग मोहम्मद जाहिर शाह के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगा, बहुत ज्यादा मतलब लोग उग्र होने लगा, बहुत उनके खिलाफ होने लगा लोग। अब जबकि 1923 से किंग अमानुल्लाह ने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाए थे, उसके बाद से हर किंग के नीचे एक प्रधानमंत्री हुआ करता था अफगानिस्तान में। तो 1953 से 1963 तक किंग मोहम्मद जाहिर शाह के नीचे दाऊद खान प्रधानमंत्री थे। अच्छा, दाऊद खान आर्मी कमांडर और लेफ्टिनेंट जनरल भी थे। इसके ऊपर से दाऊद खान मोहम्मद जाहिर शाह के कजिन ब्रदर थे। लेकिन किंग मोहम्मद जाहिर शाह को थोड़ी पता था कि वो अपने ही घर में आस्तीन का सांप पाल रहे थे। 17 जुलाई 1973 किंग मोहम्मद जाहिर शाह अपने फैमिली के साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ब्रिटेन गए हुए थे। उसी वक्त आस्तीन का सांप दाऊद खान ने किंग मोहम्मद जाहिर शाह का टट्टा पलट कर दिया, मतलब कू कर दिया। और ये कू पूरी दुनिया की हिस्ट्री में ये पहला कू था जो ब्लडलेस था, मतलब किसी का खून नहीं बहा इस कू में, क्योंकि मोहम्मद जाहिर शाह और उनके फैमिली वह थे ही नहीं। वो तो पीठ पीछे उन्होंने कू किया है। जैसे पाकिस्तान पीठ पीछे हमेशा हमला करता है हमारे भारत पर, क्योंकि उनका औकात नहीं है कि वो सामने से वार करे। लेकिन कू करना इतना आसान बात नहीं है, अपने देश के आर्मी को मनाना कू के लिए इतना आसान बात नहीं है। तो दाऊद खान को किसका सपोर्ट था पीछे से? तो दाऊद खान को सपोर्ट था PDPA का। अब ये PDPA क्या है थोड़ी देर बाद जानेंगे हम। और फिर दाऊद खान ने जब टट्टा पलट कर दिया, उसके बाद अफगानी रेडियो के जरिए अनाउंस किया कि मोहम्मद जाहिर शाह बहुत करप्ट थे, बहुत भ्रष्ट थे वो, और बहुत नाकारा इंसान थे, उनकी वजह से देश का आज ये हाल हुआ। मतलब पूरा उल्टा वो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। और लोग भी बेवकूफ, लोग भी जाहिल, लोगों को लगा अब दाऊद खान हमारे पाश्तून लोगों को एक करेंगे, तो लोगों ने उनका कोई विरोध नहीं किया, कोई अपोज नहीं किया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, उल्टा उनका स्वागत किया गया। ये अफगानी लोगों का पहली गलती, उनका गलती आप गिनते रहिएगा, ये उनका पहली गलती है यहाँ पे। और दाऊद खान ने प्रॉमिस किया कि अब से अफगानिस्तान में और लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाएगा, लोगों को आजादी दिया जाएगा और देश को बहुत आगे तक लेके जाएंगे वो। ये अपने आप को देश का खुद, कोई वोटिंग नहीं हुआ, कोई इलेक्शन नहीं हुआ, देश का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, धीरे धीरे देश का हर चीज वो खुद बन गया। फॉरेन मिनिस्टर वो बना, इकोनॉमिक मिनिस्टर वो बना, डिफेंस मिनिस्टर वो बना, सबको हटा रहा है। मतलब बस मैं ही मैं हूँ, मेरे सामने सब पानी कम है। और आपको जिसका इंतजार था वो यही से शुरू होता है, मतलब यही से अफगानिस्तान का बर्बादी शुरू हुआ था। अब से अफगानिस्तान एक नरक बनना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अब हम 8 साल पीछे चलते हैं 1965 में। तो ये PDPA कौन है, जो मैं आपको पिछले वाले चैप्टर में बोला था, जिसने दाऊद खान को बैकअप दिया था कू करने के लिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा 1960 से मोहम्मद जाहिर शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे थे। उसी वक्त 1965 में एक संगठन गठन हुआ था। उस संगठन का नाम था PDPA, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ पर जरूर डेमोक्रेटिक लिखा हुआ है, लेकिन आप उस पर मत जाइए, क्योंकि ये लेफ्टिस्ट पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी था। और दुनिया में जितने भी कम्युनिस्ट नेशन है, हर कोई अपने पार्टी के नाम में डेमोक्रेटिक लगाता ही है, क्योंकि लोगों को फ्रीडम पसंद है। अगर लोगों को बोल देंगे कि हम डेमोक्रेटिक नहीं है, तो उनसे कोई जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि लोग डेमोक्रेसी का ही सपोर्ट करते हैं, ना कि डिक्टेटरशिप का। इसीलिए वो लोग डेमोक्रेटिक बस लगा देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कुछ भी। और जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी होते हैं, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, वो बस डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये बात उनका मुझे अच्छा लगता है। अब सवाल ये उठता है, ये PDPA पार्टी बनी क्यों आखिरकार, और ये बनाया किसने था? PDPA को बनाया था बबरक करमल, नूर मोहम्मद तारकी और हफीजुल्लाह अमीन। ये 3 मेन फाउंडर थे PDPA का। अब इसी PDPA की अंडर ही 1967 में 2 ग्रुप बन जाता है। ये 2 ग्रुप में से एक थे परचम, परचम मतलब झंडा, जो फ्लैग होते हैं, उनका आइडियोलॉजी था नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट। और दूसरा फैक्शन था खल्क, खल्क मतलब पीपल, लोग, और इनका आइडियोलॉजी था कट्टरपन, मारपीट, मारधार, काटपीट, ये सब था उनका। अब जबकि परचम ग्रुप मॉडरेट थे, लिबरल थे, तो उनको इसीलिए ज्यादातर अमीर लोग सपोर्ट करते थे और मिडिल क्लास वाले उनको सपोर्ट करते थे अफगानिस्तान के। और खल्क फैक्शन को सपोर्ट मिलता था गांव वालों का। और आपको ये जानना जरूरी है, अफगानिस्तान 80 to 90% गांव से भरा हुआ है आज भी, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बोलते आ रहा हूँ, वो लोग ट्राइब्स है, वो लोग कबीले में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर आपको अफगानिस्तान को जीतना है, तो अफगानिस्तान के गांव वालों को आप अपने साथ ले लीजिए। अफगानिस्तान के अगर आप मॉडरेट पॉपुलेशन को अपने साथ लेके जीतना चाहोगे कुछ भी चीज, तो आप हार जाओगे, क्योंकि वहाँ गांव वालों की ताकत बहुत ज्यादा है। अब इस चैप्टर को कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं और हम चलते हैं डायरेक्ट 1978 में।
इस समय दाऊद खान का शासन चल रहा था और किंग मोहम्मद जाहिर शाह का तख्ता पलट करने के बाद उन्होंने जो लोगों से वादे किए थे कि हर पश्तूनों को मैं एक करूंगा, वो सारे के सारे वादे वो भूल गए और वो अपने ही एक अलग रास्ते में चल रहा था। मतलब दाऊद खान अपने असली एजेंडा ही भूल गया था। दाऊद खान चाहते थे डिफॉर्मेशन और उन्होंने ऑटोनोमस पॉलिसी अपना ली, मतलब मैं ही मैं हूँ। अब ये बात यूएसएसआर और पीडीपीए को पसंद नहीं आया। अब बोलोगे यूएसएसआर कहाँ से आ गया बीच में? देखिए, यूएसएसआर द ग्रेट गेम के टाइम से ही अफगानिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है और पीडीपीए इसीलिए नाखुश थे क्योंकि उन्होंने तो दाऊद खान का मदद किया था जाहिर शाह का तख्ता पलट करने के लिए और पीडीपीए भी चाहता था कि हर पश्तूनों को एक करे, इसीलिए तो दाऊद खान का मदद किया उन्होंने, वरना क्यों करते ऐसे। इसीलिए अब यहाँ पर होता है प्रॉब्लम और यही से प्रॉब्लम होना शुरू हो गया और 5 सालों के अंदर लोगों को पता चल गया कि दाऊद खान एक फ्रॉड है, एक मक्कार है, एक धोखेबाज है और लोगों का पूरा भरोसा उठ गया दाऊद खान से और इधर पीडीपी और दाऊद खान में भी अनबन एकदम गहरी होती जा रही थी। अब 17 अप्रैल 1978 में बहुत बड़े ट्रेड यूनियनिस्ट लीडर मिस्टर अकबर खैबर, जो अफगान लेफ्ट विंग का इंटेलेक्चुअल भी थे और साथ में परचम ग्रुप का एक लीडर भी थे, उनका हत्या हो जाती है। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता किसने किया किसने नहीं किया। लेकिन इसमें बोला जाता है कि इसके पीछे दाऊद खान का बाकायदा प्लानिंग था उनको हत्या करवाने का। ऐसे कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आने लगा उस वक्त और उधर दाऊद खान को पता चल गया था कि पीडीपीए मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है आज के टाइम पे। तो एक काम करते हैं, पीडीपीए को ही खत्म कर देते हैं, जड़ से उखाड़ फेंकते हैं उनको। इसके कुछ ही समय बाद पीडीपीए की फाउंडर नूर मोहम्मद तरकी और हफीजुल्लाह अमीन को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था दाऊद खान के गवर्नमेंट के जरिए। अब पीडीपीए की दिमाग सनका, उनका जो 2 अलग अलग ग्रुप थे वो दोनों ग्रुप आके मिल गए, दोनों एक हो गए और पीडीपीए ने बोला बहुत हो गया, अब दाऊद खान को ही हटाने का टाइम आ गया। फिर क्या था, पीडीपी अफगान आर्मी के पास गया और बोला हथियार उठाओ, दाऊद खान का तख्ता पलट करना है। और आर्मी कैसे माना करती? ये तो आर्मी वही है जो जाहिर शाह का तख्ता पलट करने में पीडीपीए का हेल्प किया था, तो आज कैसे माना कर दे हो? फिर क्या था, 27 अप्रैल 1978 को आर्मी दंडनाती हुई दाऊद खान के घर गए और उनको घसीटते हुए बाहर लेके आए और सबके सामने गोली मार के उनको खत्म कर दिया गया और उनका वहीं पे तख्ता पलट हो गया। Tanks loyal to young communist army officers now guard the palace where President Daoud, the last of the Afghan royal family, ruled. Inside, he and his family, including his young grandchildren, were shot dead when his palace guard lost their courageous battle to defend him. मतलब दाऊद खान को वही मिला जो उसने बोया था, जैसी करनी वैसी भरनी। आप बिलीव नहीं करोगे, दाऊद खान का तख्ता पलट करने के लिए अफगान आर्मी 250 टैंक लेके गए थे और ढेर सारे आर्मी, और इसी तख्ता पलट को बोलते हैं सौर रेवोल्यूशन और इसको अप्रैल रेवोल्यूशन और अप्रैल कू भी कहा जाता है क्योंकि अप्रैल के महीने में हुआ था और ये था अफगानिस्तान का दूसरा कू, मतलब तख्ता पलट। The new government tried to transform Afghanistan into a communist country through radical reforms. सौर रेवोल्यूशन के बाद अब 1978 में पीडीपीए की सरकार आ गई अफगानिस्तान में और इनको भी लोगों ने फूल मालाओं के साथ बड़ी धूमधाम से इनका स्वागत किया था क्योंकि लोगों को लगा इस बार ये लोग हमारे पश्तून ट्राइब को एक करके ही छोड़ेंगे। अब पीडीपीए के आने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे भिखारी अफगानिस्तान का हुलिया ही बदल के रख दिया उन्होंने। रोड बिल्कुल भी डेवलप नहीं थे, इंडस्ट्रीज नहीं थे, जो 1-2 थे वो बस काबुल में ही थे, काबुल क्योंकि कैपिटल है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल जीरो थे, तभी तो आज भी इंडिया कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में चला रहा है। जमीन की बहुत प्रॉब्लम थी, आज भी है। मतलब वहाँ के बस 5 से 10% लोग ही अमीर थे, बाकी सारे 90 to 95% लोग गरीब थे। उस समय के अफगानिस्तान के 1.5 करोड़ पॉपुलेशन में से सिर्फ 14% स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते थे, बाकी सारे अनपढ़ गवार जाहिल ये सब थे। बहुत बुरी हालत थी दोस्तों उस समय अफगानिस्तान का। लेकिन जब 1978 में पीडीपीए सत्ता में आई, मानो पूरा अफगानिस्तान का हुलिया ही बदल के रख दिया। उन्होंने लैंड रिफॉर्म करना शुरू किया। जिनके पास बहुत सारे जमीन थे, मतलब जो अमीर लोग थे, उनसे जमीन लेके गरीबों को दिया गया रहने के लिए। जैसे हमारे यहाँ 1951 में विनोबा भावे ने किया था भूटान आंदोलन। पीडीपीए ने बंजर जमीनों को उपजाऊ करने के लिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए, नेशनलाइजेशन शुरू कर दिया और सबसे बड़ी बात अफगानिस्तान के लिए वुमेन एम्पावरमेंट लाया उन्होंने। औरतों को राइट्स दिया गया। पीडीपीए ने कहा औरतों को कोई भी बुरखा फुरखा ये सब पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा जो कम्युनिस्ट है वो रिलीजन से बहुत दूर रहते हैं, उनको बस डेवलपमेंट चाहिए। और पीडीपीए ने कहा था औरतों को बुरखा पहनने से अच्छा है कि आप पढ़े लिखे बनो और स्कूल कॉलेज जाओ। यहाँ तक कि औरतों को घर से बाहर निकल के जॉब करके इंडिविजुअल बनने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रेरित किए थे। औरतों को इक्वल फ्रीडम दिया गया मर्दों के सामने। हजारों सालों से अफगानिस्तान में उनका इस्लामिक सिस्टम चलती आ रही थी कि कम उम्र में बच्चियों को शादी करा दो और वो लोग अपनी मर्जी से भी कोई शादी नहीं कर सकते थे। अगर करेंगे तो अपनी घर वालों की मर्जी से ही करेंगे, घर वाला जिसको चूज करेंगे। तो पीडीपीए ने इस सिस्टम को भी बोला कि ये सब अब नहीं चलेगा, अब लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करेगी जब वो करना चाहे, अगर वो नहीं करना चाहे तो वो नहीं करेगी।
और बाल विवाह तो और भी नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अफगानिस्तान में पीडीपीए आने से पहले शरिया जैसा घटिया खिलौना एक लॉ चल रहा था, उसको हटाया पीडीपीए ने। एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए गए, बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोले गए। अफगानिस्तान में पानी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो पीडीपीए ने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म लाए, इसके ऊपर और हेल्थ रिफॉर्म लाए, सोशल रिफॉर्म लाए और ना जाने क्या क्या रिफॉर्म लाए उन्होंने। लेकिन क्या था, अफगानिस्तान का लोग आपको पता है कैसा है, उनको डेवलपमेंट नहीं चाहिए बिल्कुल भी, उनको चाहिए बस हमारे पश्तूनों को एक करो। तो जो किंग जाहिर शाह के साथ हुआ था वही चीज पीडीपीए के साथ भी होने लगा। लोग उनके खिलाफ होने लगे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे कि आप ये क्या कर रहे हो, हमारे जो हजारों सालों का जो ट्रेडिशनल है, परंपरा है, उसको आप क्यों हटा रहे हो। मतलब उनको बुर्का पहनना था, मतलब उनका शरिया लो अच्छा था, मतलब उनको स्कूल कॉलेज नहीं जाना क्योंकि वहाँ मेहनत करना पड़ता है, घर में बैठे रहो, है ना। तो इतने सारे रिफॉर्म्स, इतने सारे डेवलपमेंट देख के इस्लामिक लोगों का दिमाग पगला गया कि ये क्या हो गया। तो फाइनली अफगानिस्तान के बेवकूफ लोगों को पीडीपीए का ये सब डेवलपमेंट वगैरह पसंद नहीं आया। सारे अफगानी लोग पीडीपीए के खिलाफ खड़े हो गए और भयानक प्रोटेस्ट हुआ उसके खिलाफ। मतलब किंग जाहिर शाह के वक्त जितना हुआ था उससे कई गुना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ पीडीपीए के खिलाफ। अब जब अफगानिस्तान में पीडीपीए के खिलाफ इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसी वक्त दूसरी तरफ यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। और एक बात बता दूं, पीडीपीए को पीछे से यूएसएसआर का सपोर्ट है। तो अमेरिका ने क्या किया, यूएसएसआर को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान को अपना मोहरा बना लिया। अफगानिस्तान के लोग तो पीडीपीए के खिलाफ थे ही, ये अमेरिका देख रहा था और इसी का फायदा उठा के अमेरिका ने अफगानिस्तान के पश्तून लोगों को कहा तुम्हारा मजहब खतरे में है, मजहब, तुम अपने मजहब के लिए लड़ो। अमेरिका बोल रहा है अफगानिस्तान के लोगों को, That land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right. God is on your side. तब मजहब के लिए लड़ने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों को मुजाहिदीन बनाया। मुजाहिदीन मतलब, मुजाहिदीन उसे कहते हैं जो अपने इस्लाम और मजहब के लिए जिहाद करे। और जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल। इस जिहाद वर्ड का मतलब बहुत अच्छा लगता है, स्ट्रगल मतलब मेहनत करना, लेकिन जिहाद मतलब होना था टेररिज्म। ये अभी शायद इंग्लिश डिक्शनरी में इसको चेंज करने में टाइम लगेगा। This revolution is an Islamic revolution and it has its special aims and goals, which is to establish a pure Islamic system in Afghanistan, freedom of Afghanistan and liberation of Afghanistan. और इसी मुजाहिदीन को गुरिल्ला टाइप मिलिटेंट भी कहा जाता है। गुरिल्ला मिलिटेंट मतलब जो पहाड़ों में, गुफा में छुप छुप के जो वार करते हैं उसको गुरिल्ला टाइप मिलिटेंट कहा जाता है। तो अमेरिका ने अगले 10 सालों तक मुजाहिदीनों को अरबों खरबों रुपए दिए। हर गोला बारूद, बंदूक, पिस्तल सब अमेरिका प्रदान करता था मुजाहिदीनों को। Have you bought many guns Yes. for Afghanistan? Yes, many guns. How many? About 30,000. 30,000. Yes. That's a lot of rupees. Where does the money come from? This come America. From America. Yes. लेकिन अब अमेरिका तो डायरेक्ट दे नहीं सकता था एक आतंकवादी को कि इतना पैसा लो, ये लो, सबको दिखा के। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीच का रास्ता चुना उनको पैसा देने के लिए। मतलब उन्होंने पाकिस्तान के जरिए मुजाहिदीनों को पैसा देने लगे। अभी आपको पता चल गया ना पाकिस्तान का रोल कहाँ पर है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मुजाहिदीन लोग पाकिस्तान से अफगानिस्तान कैसे आते और जाते थे, बीच में तो एक बॉर्डर होगा, लेकिन नहीं, वहाँ पे है डुरान लाइन, जो मैंने आपको बोला पहले। और डुरान लाइन ऐसा है जहाँ कोई बीच में कांटे वाला बॉर्डर नहीं है, खाली जमीन है, बस माना जाता है कि वो अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, कोई भी आराम से आते जाते रहते थे वहाँ पे। आज भी ऐसा ही है। तो आतंकवादियों के लिए बहुत आसान हो जाता है पाकिस्तान जाना और आना। अब पाकिस्तान अमेरिका का साथ क्यों ना दे, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है नहीं देने का, क्योंकि पाकिस्तान में तो आतंकवाद पैदा होते हैं, आतंकवादियों को घर है पाकिस्तान। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, पूरी दुनिया में जब जब आतंकवाद फैला है तब तब पाकिस्तान का नाम आया है। ऊपर से वो इतना भिखारी है कि उसको एक सेकंड नहीं लगा यूएसए के साथ हाथ मिलाने के लिए। अब यूएसए भिखारी पाकिस्तान के जरिए मुजाहिदीनों को पैसा भेजने लगा और भिखारी पाकिस्तान ने खुद मुजाहिदीन को अपने टेरिटरी में ले गए और वहाँ पे उनको ट्रेनिंग देने लगे। ट्रेनिंग कौन देता था, पाकिस्तान का ISI, अमेरिका का CIA। मुजाहिदीन को अमेरिका ने हर चीज दिया, पैसा दिया, वेपन्स दिए, ट्रेनिंग दिए,
खाने पीने का हर चीज दिया, बाकी रिश्तेदार जैसा घर में रखने का काम पाकिस्तान करते थे। तो मुजाहिदीन का कंक्लूजन है कि ये मुजाहिदीन अमेरिकन है। देखने में भेदभाव में वो अफगानिस्तानी है, लेकिन उनको बनाया है अमेरिका ने। मतलब आतंकवाद का फैक्ट्री पाकिस्तान है, लेकिन उस फैक्ट्री का मालिक है अमेरिका। अब देखिए, अमेरिका का कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसएसआर के साथ, उसमें अफगानिस्तान का कोई लेन देन नहीं, लेकिन अमेरिका ने अपने फायदे के लिए अफगानिस्तान के लोगों को मुजाहिदीन बनने में मजबूर किया। और आज की डेट में दुनिया में जितने भी आतंकवाद फैल रहा है और अफगानिस्तान का जो हालत है आज की डेट में 2021 में, उन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यूएसए है। और उन सब से भी ज्यादा जिम्मेदार है जो बाइडेन, जो अभी का प्रेसिडेंट है। देखिए, एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि अमेरिका वो हाथी है जिसका खाने का दांत अलग है और दिखाने का अलग है। अब आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन है, जो मुजाहिदीनों के साथ मीटिंग कर रहे थे। और ये तस्वीर लिया गया था 2 फरवरी 1983 में। यूएसए ने टेररिज्म को इस हद तक फैलाया कि उनको मुजाहिदीन कम पड़ गए थे। तो उन्होंने क्या किया, सऊदी अरब से भी उन्होंने लोगों को भेजा अफगानिस्तान में, ताकि वो लोग सोवियत को भगा सके। और सऊदी अरब में से जो लोग भेजे थे, उसमें से थे एक सबसे डेंजरस इंसान जिसका नाम आप सबको पता है। जी हाँ, ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने बनाया है। यहाँ तक कि सद्दाम हुसैन को भी अमेरिका ने ही बनाया था। उस समय की यूएसए की सरकार बिन लादेन से मीटिंग करते थे और ऑपरेशन साइक्लोन चलाया था। ऑपरेशन साइक्लोन का एजेंडा ये था कि आपको अफगानिस्तान जाना है और वहाँ से यूएसएसआर को भगाना है और पीडीपी का जो सरकार है उसको गिराना है। अभी भी अगर आपको अमेरिका के लिए सिंपैथी आ रहा है तो आप सुनिए, उनको मुजाहिदीन कम पर गए थे, उनको ओसामा बिन लादेन कम पर गया। तो उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान के जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो स्कूल जाने वाले बच्चे, उनको हायर किया, उनको ट्रेनिंग दिया गया यूएसएसआर से लड़ने के लिए। और वो स्टूडेंट्स जो थे स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, उनको भी बोला गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया कि तुम्हारा मजहब खतरे में है तो तुम्हें अपने मजहब के लिए लड़ना है। अब सोचिए, अब उन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा और ये बच्चे आगे जाके क्या बनेंगे आप देखते रहिए। तो अब आपको ध्यान रखना है, मुजाहिदीनों के साथ साथ यहाँ पे अब अफगान के स्टूडेंट्स भी शामिल है यूएसएसआर को भगाने के लिए। अब फिर चलते हैं उस वक्त पर जहां पीडीपी की सरकार चल रही है और लोग उनके खिलाफ है। अब यहाँ पर दूसरी बार के लिए अफगानी लोगों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है। और ऊपर से तो यूएसए ने मुजाहिदीन, स्टूडेंट्स, ओसामा बिन लादेन, इन सबको तो तैयार करके रखा ही हुआ था। तो इसीलिए अब पीडीपी की गवर्नमेंट को थोड़ा टेंशन होने लगा। तो पीडीपी की ऐसे फटी हुई हालत देख के यूएसएसआर ने बोला, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ है और हम तुम्हें मदद करेंगे। क्योंकि आपको जैसे मैंने बोला, पीडीपी और यूएसएसआर ये दोनों दोस्त हैं, दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट है। और ऊपर से तो आपको पता ही है, यूएसएसआर उस 18वीं सेंचुरी से ही अफगानिस्तान के पीछे था। अब जब यूएसएसआर को ये मौका मिल चुका है तो ये मौका कैसे चुकने देते। और इधर क्या हुआ, पीडीपी की सरकार बनने का 1 साल में ही पीडीपी का जो 2 ग्रुप एक हो गए थे दाऊद खान को हटाने के लिए, वो फिर से अलग हो गए। अब परचम और खल्क, ये दोनों ग्रुप के अंदर आपस में ही पावर ग्रेबिंग का स्ट्रगल चलने लगा कि कौन पावर को हाथ में रखेगा। खल्क बोलता है मैं रखूंगा, परचम बोलता है हम लोग रखेंगे। तो पीडीपी का जब सरकार बना था 1978 में, उस समय पीडीपी की तरफ से खल्क फैक्शन से नूर मोहम्मद ताराकी को प्रेसिडेंट बनाया गया था। अब 1979 में नूर मोहम्मद को हटा के परचम फैक्शन के हफीजुल्ला अमीन प्रेसिडेंट बन गए थे। और जैसे कि आपको पता है, ये भी पीडीपी का फाउंडर ही थे और ये बहुत खतरनाक थे। इनको कुछ लोग साइकोपैथ भी बोलते हैं। ये इतना पागल खतरनाक थे कि लोग भी उनको पसंद नहीं करते थे। तो यूएसएसआर को भी ये बात पसंद नहीं आया और हफीजुल्ला अमीन जो पागल था वो तो और भी पसंद नहीं आया उनको। तो यूएसएसआर ने मौका देखते ही 24 दिसंबर 1979 में बिन बुलाए मेहमान की तरह दूसरे देश में इन्वेट कर दिया। Soviet troops have been arriving in increasing numbers since early December. Then on Christmas Eve the arrivals increased dramatically. For 2 days and nights, Soviet planes landed at Korbel Airport, bringing an airborne division of around 6,000 men. Helicopters too landed in front of the astonished gaze of airport passengers. और इन्वेट करते ही यूएसएसआर आर्मी ने हफीजुल्ला अमीन को मार डाला। फिर यूएसएसआर ने बरबक करमल को प्रेसिडेंट बनाया जो खल्क फैक्शन से थे और ये भी एक फाउंडर ही थे। यूएसएसआर ऐसे कर रहा था जैसे मानो ये अपना ही देश है।
दूसरे के देश में जाके उस देश का प्रेसिडेंट बना रहे थे। तो फाइनली यूएसएसआर का पूरा सपोर्ट पीडीपी को मिल गया, क्योंकि यूएसएसआर तो चाहते ही थे अफगानिस्तान में कम्युनिज्म फैले, और कम्युनिज्म फैलाने के लिए कम्युनिस्टों का रूल बने रहना बहुत जरूरी है। उस वक्त यूएसएसआर को हर देश ने बोला, यहाँ तक कि यूएन ने भी बोला कि अब दूसरे की देश के इंटरनल मैटर पर आप क्या कर रहे हो अंदर, लेकिन यूएसएसआर ने किसी का नहीं सुना। और फिर क्या था, 1979 से अगले 10 सालों तक सोवियत अफगान वॉर चला। अब यूएसएसआर अफगानिस्तान में घुस चुका था। लगता है ये लोग हिस्ट्री पढ़ के नहीं आते, या फिर उनको हिस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं होता, या फिर हिस्ट्री को ऐसे अंडर एस्टिमेट करते हैं जैसे कि वही है इस दुनिया का मतलब करता धरता। क्योंकि यूएसएसआर को भी लगा था कि वो अफगानिस्तान को आसानी से जीत लेंगे, लेकिन वो उनका सबसे बड़ी गलतफहमी थी। क्योंकि उधर से यूएसए ने मुजाहिदीनों को, ओसामा बिन लादेन को और वो सारे स्टूडेंट्स को उस समय की हाईटेक टेक्नोलॉजी दे रहे थे, मतलब बंदूक, गोला बारूद ये सब दे रहे थे अमेरिका। तो जब वॉर शुरू हुई तो धीरे धीरे यूएसएसआर को दिक्कत आने लगी अफगानिस्तान पर। उनको समझ आने लगा यहाँ जितना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूएसएसआर का दिन ब दिन आर्मी जवान मरते जा रहे थे और वो लोग आर्मी और भेजते रहते थे मतलब। और आप ये फुटेज देखिए, मुजाहिदीन आर्मी जवानों को मार के उनके टैंकर के ऊपर चढ़ के वो लोग आते थे, मतलब टैंकर ही ले आते थे। मतलब देखिए, मुजाहिदीन को अमेरिका से भी मिल रहा था सपोर्ट, और यूएसएसआर का जो आर्मियों का जो गोला बारूद, टैंकर ये सब था वो भी वो लोग ले जाते थे। मतलब उनका तो सोने पे सुहागा हो गया था। अब एक डेटा के मुताबिक सोवियत अफगान वार के 10 सालों में यूएसएसआर का कम से कम 15,000 आर्मी जवान शहीद हुए थे। तो यूएसएसआर को लगा अब जमीनी हमला पॉसिबल नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम अपना एयरफोर्स भेज देते हैं। अब ये यूएसएसआर की दूसरा गलत डिसीजन था जो उन्होंने अफगानिस्तान पर अपना एयरफोर्स भेज दिया था। ये यूएसएसआर की सबसे बड़ी गलती क्यों थी? क्योंकि यूएसएसआर को पता होना चाहिए था कि अफगानिस्तान एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों में एयरफोर्स सक्सेस कभी नहीं हुआ आज तक की हिस्ट्री में। यूएसए ने यूएसएसआर की एयरफोर्स को मार गिराने के लिए मुजाहिदीनों को स्ट्रिंगर मिसाइल दे दिया था। अब स्ट्रिंगर मिसाइल बहुत खतरनाक है। ये एक ऐसा मिसाइल है, ये इंजन की गर्मी को सूंघ के पूरा उस पर अटैक करता है। तो फाइनली यूएसएसआर के जितना भी एयरफोर्स थे, उसमें जो भी हेलीकॉप्टर थे, प्लेन थे, रॉकेट थे, मिसाइल थे, सबको मार गिराया मुजाहिदीनों ने स्टिंगर मिसाइल से। और आखिरी में 10 साल बाद अपने 15,000 सैनिक शहीद होने के बाद यूएसएसआर की गोबर दिमाग में अकल आई और यूएसएसआर ने फैसला किया कि वो अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को वापस बुला लेंगे। तो फाइनली 15 फरवरी 1989 में यूएसएसआर अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल लिए अपने गाँव अफगानिस्तान छोड़ के। और जब सोवियत यूनियन वहाँ से जा रहा था तो सारे लोग उनको फूल दे रहे थे, आप देख सकते हो फुटेज में। और लोगों का खुशी देखिए, लोग कितना खुश हो रहे थे कि उनके देश से यूएसएसआर निकल गए और उनको लगा अब हम आजाद हो गए हैं। We were being like, oh God, finally, they left and we won the war. और हाँ, एक बात बोलना भूल गया, अफगानिस्तान के लोगों ने मुजाहिदीनों का भी सपोर्ट किया था उस समय। यूएसएसआर अफगानिस्तान से ठीक उसी तरह लात खा के गया जिस तरह से वियतनाम से यूएसए को लात मार के निकाला गया था। It was not the end of the journey of the Afghan people. अब यूएसएसआर चला गया अपने गांव, तो अब अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीनों के बीच धार्मिक लड़ाई शुरू हो गई। और ये गवार जाहिल इतना अनपढ़ है कि वो आपस में ही लड़ने लग गए। और ये लड़ते लड़ते इतने लड़ गए कि वो आपस में ही अपने अपने कबीले बना लिए, मतलब अपने अपने ग्रुप बना लिया कि भैया ये तुम्हारा इलाका है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये उसका है, XYZ जो भी था। अब इन आतंकवादी मुजाहिदीनों के चक्कर में अफगानिस्तान में सिविल वार छिड़ गया। सिविल वार मतलब गृह युद्ध। अब इस सिविल वार के दौरान यहाँ पर आप किसी को लूट लो, किसी को मार डालो, किसी का घर तोड़ डालो, गैंग रेप करो रास्ते पे, किसी लड़की को रेप कर दो रास्ते पे, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था। इस सिविल वॉर के दौरान इन्होंने पूरा अफगानिस्तान को बर्बाद करके रख दिया। सारे बिल्डिंग, सारे घर, जितने भी जो भी था सब कुछ तोड़ के रख दिया उन्होंने। तो फाइनली अफगानिस्तान के आम लोग मुजाहिदीनों से उब गए थे। मतलब ये सिविल वॉर कौन सा आएगा, रास्ते में निकल नहीं सकते हो आप, कहाँ से गोली आके लग जाए, कौन रेप कर दे, कोई आता पता नहीं है। Yeah, they destroyed. Mujahideen destroyed the dream of the nation. अब अफगानिस्तान के लोग चाहते थे उनको ऐसे कोई लीडर मिले जो उनके अफगानिस्तान को अच्छे वेल सेटल कर सके। We've been badly thirsty having justice. तो इसीलिए अफगानिस्तान के लोगों ने देखा कि सोवियत वॉर में सबसे ज्यादा खतरनाक लड़ाई किसने लड़ा था, जिसने सोवियत को लात मार के भगाया था। तो लोगों ने पाया जो स्टूडेंट्स थे जिसको अमेरिका ने बनाया था, उन्होंने सबसे खतरनाक लड़ाई लड़ी थी सोवियत को भगाने में। तो लोगों ने देखा इन स्टूडेंट्स के बीच में एक सबसे ज्यादा खतरनाक था जिसका नाम था मोहम्मद उमर। वो ऐसा था कि वो बहुत वायलेंट था, कट्टर था, मार काट में सबसे आगे रहता था, मतलब लीडर टाइप था, मतलब किसी ग्रुप को लीड कर सकता था, इस टाइप का था। और ये मोहम्मद उमर जब उसको स्कूल जाना था
उसी टाइम उसके हाथ में अमेरिका ने बंदूक दे दिया था सोवियत को भगाने के लिए। और उसी सोवियत वॉर में एक बॉम्ब ब्लास्ट से मोहम्मद उमर का दाहिनी आंख निकल गया था, मतलब एक आंख नहीं है उसका। जब सोवियत चला गया, मतलब वॉर खत्म हो गया, उसके बाद मोहम्मद उमर एक मस्जिद में नमाज पढ़ाया करता था। और जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं उनको मौलवी या फिर मुल्ला कहा जाता है, इसीलिए मोहम्मद उमर का नाम बाद में पड़ा मुल्ला उमर। तो अब अफगान के लोग मुल्ला उमर के पास आए और उसको अप्रोच किए कि आप आओ और अफगानिस्तान को लीड करो और इन मुजाहिदीनों को हटाओ यहाँ से, इनसे हम तंग आ चुके हैं। आपको अगर याद होगा तो आपको मैंने बोला था अफगानी लोगों का गलतियों को गिनते रहना, क्योंकि उनका ये तीसरी गलती है और ये उनका आखिरी गलती है अफगानी लोगों का, क्योंकि उसके बाद तो उनको गलती करने का और मौका ही नहीं मिला। अफगानी लोग हमेशा अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं और फिर बोलते हैं बहुत दर्द हो रहा है। तो मुल्ला उमर ने भी बोला ठीक है, तो उसने शुरुआत में 50 स्टूडेंट्स को लेकर अपना एक संगठन बनाया और ये 50 स्टूडेंट्स वही था जो उसके साथ लड़ा था सोवियत में, और इसी संगठन को नाम दिया गया तालिबान। जी हाँ दोस्तों, तालिबान आ चुका है। वीडियो के इतने वक्त बाद अब तालिबान आ चुका है। तो स्टूडेंट्स को अफगानिस्तान के पश्तो भाषा में तालिब कहा जाता है। तो तालिबान का मतलब तालिब से आया था। तालिब मतलब स्टूडेंट, तो तालिबान मतलब होता है स्टूडेंट। तालिबान ने ग्रुप बना लिया। अब उनको कोई ट्रेनिंग वेनिंग की जरूरत भी इतना नहीं है, क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस है जो अमेरिका ने दिया उनको। बंदूक भी सब था ही उनके पास। टैंकर तो मिल ही जाता है अफगानिस्तान में, कहीं भी जाओ टैंकर मिल ही जाएगा आपको। इस टाइप का सिचुएशन था उस समय, क्योंकि सिविल वॉर चल रहा था। तो शुरू किया था 50 स्टूडेंट के साथ, और ये धीरे धीरे इतना फैलने लगा कि हर मदरसा, मतलब जो इस्लामिक रिलीजन स्कूल होते हैं, वहाँ से लोग आने लगे और ज्वाइन करने लगे तालिबान। इवन उस समय के मिलिट्री जो आर्मी थे, आर्मी से भी लोग आके तालिबान में ज्वाइन होने लगे। शुरुआती दौर में ये एक संगठन है तालिबान, इसमें अभी कोई आतंकवाद नहीं हुआ है, ठीक है। ये आया है मुजाहिदीन को हटाने के लिए, लोगों ने ही इसको लाया है। They are saying and preaching they will come and they will bring justice. So basically that was a beautiful slogan. That was a beautiful words. And this is how the people was like thirsty. We've been badly thirsty having justice. तालिबान जब आया, लोग इतना खुश हुआ, लोगों को लगा अब हमें आज़ादी मिलेगी, फाइनली हमें आज़ादी मिलेगी। People were suffered from civil war badly. When Taliban came, amazingly they was been welcomed by Afghans. और इसी तरह अफगानिस्तान के सिविल वॉर को खत्म करने के लिए 1994 से तालिबान का उदय होता है। यही है तालिबान का ओरिजिन। और 1994 से ही शुरू हुई आतंकवाद का एक नया युग, अंधा युग। और ये सारे तालिबानी लोग प्रीडोमिनेटली पश्तून लोग हैं। फिर तालिबानों ने मुजाहिदीनों को सारे कबीले को मार गिराया, खत्म कर दिया, सारे मुजाहिदीनों को साफ कर दिया, और जो भी रह गए थे वो आके तालिबान में ज्वाइन हो गए थे। और अगले 2 सालों में 95-96 पूरे तालिबानियों ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। खेल खत्म, खेल पूरा खत्म, क्योंकि खेलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो 96 से 2001 तक अंधा युग चला अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान नरक से भी बदतर बन गया था। इन 5 सालों में लोगों को सबक मिल चुका था कि मुल्ला उमर को बुलाने का क्या नतीजा मिला उनको। और बता दो, मुल्ला उमर तालिबान का सुप्रीम लीडर है और तालिबान का फाउंडर है। और बोला जाता है कि 2013 में किसी लाइलाज बीमारी से उसकी मौत हो गई। 9/11 building. AP Network News. A plane apparently has crashed into the World Trade Center in New York. ओसामा बिन लादेन में ट्विन टावर पर हमला करके ट्विन टावर गिरा दिया था, आप सबको पता ही होगा। अब कैसे, क्यों गिरा था, उन सब डिटेल पर हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे, ये अलग टॉपिक है। तो ट्विन टावर हमले के बाद ओसामा बिन लादेन आके छुप गए थे अफगानिस्तान में, और तब अमेरिका ने तालिबान को कहा कि हमें ओसामा बिन लादेन दे दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। और तालिबान ने जवाब दिया, हम ओसामा आपको नहीं देंगे, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। क्योंकि बोला ना, तालिबान बहुत खतरनाक हो गया था, बहुत पावरफुल हो गया था, और इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि उनको अब किसी से डर नहीं था, खास करके अमेरिका से तो और भी नहीं था, क्योंकि अमेरिका ने तो उनको बनाया है। और जब तालिबान ने अमेरिका को ऐसे जवाब दिया, तो उस समय के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने कहा अब तो छोड़ेंगे नहीं तालिबान को, इसको खत्म करके ही छोड़ेंगे। और तब उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे पॉपुलर लाइन बोला पूरे दुनिया को, या तो आप हमारे साथ हो या फिर आप आतंकवादियों के साथ हो। Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. बोल कौन रहा है? कॉमेडी देखिए, बोल कौन रहा है? तुम आतंकवादी बनाओगे और दुनिया को तुम ज्ञान पेलोगे
कि आप आतंकवाद का साथ हो या फिर हमारे साथ है। अरे तुम्हारे साथ हम क्यों रहे? तुम किसके साथ देते हो? तुम तो हर जगह अपने फायदे के लिए आतंकवाद फैलाते रहते हो ताकि तुम्हारा गोला बारूद मिसाइल ये सब बिक सके। फाइनली जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि अब हम अफगानिस्तान पर आक्रमण करने वाले हैं। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज नोटिस करना है, जिस अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को बनाया था, तालिबान को बनाया था, वो सारे उसके खिलाफ हो गए। फिर क्या था, अमेरिका ने भी हिस्ट्री नहीं पढ़ी और हिस्ट्री को इग्नोर कर दिया, अंडर एस्टिमेट करके। उन्होंने वही रिपीटेड गलती किया जो सबने किया अफगानिस्तान के मामले में। उन्होंने 2001 में अपने आर्मी इन्वेट कर दिया अफगानिस्तान पर और अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान आते ही सारे तालिबानियों को हटाया और उनको साफ कर दिया। ये उनको लगता था कि उन्होंने सारे तालिबानियों को खत्म कर दिया। और फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नया प्रेसिडेंट बनाया और डेमोक्रेसी लाया, लोगों को फ्रीडम दिया, तो लोग भी खुश थे। इस बार लोगों को थोड़ा अकल आ चुका था, लोग अमेरिका के खिलाफ नहीं गए। तो अमेरिका के इन्वेट करने के बाद से 2001 से तालिबान का कंट्रोल चला गया अफगानिस्तान से और लोग भी धीरे धीरे खुश होने शुरू हो गए। और फिर अमेरिका ने वहाँ पे 20 साल राज किया 2001 से 2020 तक। और अभी रिसेंटली 2020 के अगस्त में अमेरिका का भी वही हाल हुआ जो सारे देशों का हुआ। जबकि वो लोग गए थे ओसामा बिन लादेन को ढूंढने, वो तो आपको 2011 में ही मिल गया था। फिर आप वहाँ क्या कर रहे थे? आप समझ रहे हो? जब ओसामा आपको मिल गए तो आप चले आओ वहां से, और ऊपर से ओसामा आपको मिले पाकिस्तान में, तो आप अफगानिस्तान में क्या कर रहे थे? अब आप अमेरिका को क्या बोलोगे? जिस अमेरिका ने आतंकवाद को जन्म दिया, जिस अमेरिका ने आतंकवाद को पूरी दुनिया में फैलाया, जिसको बंदूक दिया, पैसे दिए, ट्रेनिंग दिए, रहने का घर ठिकाना सब दिए पाकिस्तान के जरिए। अब कॉमेडी देखिए, फरवरी 2020 में तालिबानियों के साथ अमेरिका का पीस डील साइन हुआ। आतंकवादियों के साथ पीस डील साइन कर रहा है। आतंकवादियों के साथ आप शांति का समझौता कर रहे हो। इसको आप ऐसे समझो कि आप जंगल के किसी शेर के पास जाके बोल रहे हो उसको कि आज के बाद तुम नॉनवेज मत खाना, और शेर ने भी कहा ठीक है, आज के बाद मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। लिटरली अमेरिका ने यही किया तालिबानियों के साथ। इसीलिए आज अमेरिका को पूरी दुनिया ठू ठू कर रही है, स्पेशली जो बाइडेन को। यहाँ तक तो उनको रिजाइन देने का भी मांग उठ रहा है कि आपने अपने फायदे के लिए एक पूरा एक देश को बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि अमेरिकन आर्मी बोल रहा है जो बाइडेन को कि आपने अपने जिंदगी की सबसे बड़ा गलती कर दिया हमें बुला के। हमें शांति के लिए अफगानिस्तान में रहना था, वहां से आना नहीं था कुत्ते की तरह भाग के। आपने पूरा एक देश को बर्बाद कर दिया, किसी एक इंसान को नहीं। और मुझे तो लगता है जो बाइडेन और तालिबानियों का ये मिली भगत है, दोनों का समझौता हुआ होगा कि हम निकल जाएंगे, तुम अपना आतंकवाद फैलाते रहना। आपको ये बात भी थोड़ी देर बाद समझ में आने लगेगा। रुकिए, आप शेर को थोड़ी पता है, उसको तो बचपन से यही सिखाया गया है कि गोली कैसे मारना है, लोगों का गला कैसे काटना है, सरेआम लोगों को रेप कैसे करना है। और सिखाने वाला कौन? जो पीस डील करने गया था शेर के साथ वो। लेकिन मैं आपको कह दूं, ये कोई पीस डील नहीं था, ये अमेरिका का जानबूझ के किया हुआ एक चाल था दुनिया को दिखाने के लिए, देखो हम लोग पीस डील किए हैं। लेकिन उनको अपना इज्जत बचाना था, क्योंकि उनको अफगानिस्तान से एक फुटी कोड़े भी नहीं मिला। 2 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने के बाद और अपना 5000 आर्मी जवान शहीद करवाने के बाद पॉलिटिक्स को समझिए। लेकिन इस बुढ़ाऊ ने भयानक खेल खेल दिया। इसको पता था कि पीस डील का कोई भी मतलब नहीं है तालिबान के साथ। ये पीस डील की एग्रीमेंट को रोक सकता था और इसकी ट्रूप्स वहीं पे रख सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। क्यों? इसको पता था कि कोई ना कोई इसको सवाल जरूर पूछेगा कि आपने 20 साल अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान पे रख के आपने क्या उखाड़ लिया? क्या आपको एक फूटी कौड़ी का भी फायदा हुआ? जबकि आपने $2 ट्रिलियन खर्चा किए 20 सालों में अफगानिस्तान के ऊपर अपने फौज रख के। तो इसने भयानक चाल चला। इसने क्या किया, इसके यूएस आर्मी के जितने भी टैंकर, ट्रक या फिर जो भी गोला बारूद, जितने भी हथियार थे, सब ये बोल के वहां पे छोड़ के आए अफगानिस्तान पर कि इसमें थोड़ा बहुत खराबी आ गई है और ये अभी हमारे काम लायक नहीं है, ताकि इसके आर्मी वहां से निकल जाने के बाद उन सारे चीज़ों पर तालिबानियों का कब्जा हो जाए और तालिबानियों को अफगानिस्तान पर आतंक फैलाने में मदद मिले। ताकि तालिबानियों का आतंक जब शुरू हो जाए तो लोग बोले कि अमेरिका ही सही था। मतलब आप समझ रहे हो, जब तक यूएस अफगानिस्तान में था तब तक उसने कुछ नहीं किया, और जब अब नहीं है
तब सब करके आ रहा है, जबकि यूएस आर्मी चाहता तो तालिबानियों को एक झटके में खत्म कर सकता था, क्योंकि यूएस को तालिबानियों का पूरा A to Z सब कुछ पता है, क्योंकि उन्होंने ही तो उनको बनाया था। समझ रहे हो, आतंक को जिंदा रखना जरूरी है, तभी तो दुनिया में दहशत फैलेगी, तभी तो उनका गोला बारूद बिकेगा। खेल को समझिए। इसीलिए पहले ही बोला मैंने, अमेरिका वो हाथी है जिसका खाने का दांत अलग है और दिखाने का अलग है। देखिए, अभी पूरी दुनिया को ये बात साफ हो चुकी है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर ओसामा बिन लादेन के लिए इन्वेंशन जरूर किया था, लेकिन उनका मकसद सिर्फ ओसामा बिन लादेन नहीं था या फिर तालिबान को खत्म करना नहीं था। उनका मकसद था अफगानिस्तान को हड़पने का। तो दोस्तों, मुझे लगता है अब सही वक्त है, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में पूछा था आप लोग से एक सवाल, कि अफगानिस्तान में ऐसा क्या है जो सारे उसके पीछे पड़ा हुआ है। देखिए, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में सबकी जरूरत है। अफगानिस्तान इसीलिए और जरूरत है क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक मतलब जिस कंट्री के अगल बगल कोई समुंदर नहीं है। देखिए कैसे, इसकी जो सेंट्रल लोकेशन है ये कई अलग अलग इंपॉर्टेंट टेरिटरी के बीच में स्थित है। आप ये मैप देखिए, ये है अफगानिस्तान, उसके नीचे पाकिस्तान, उसको छोड़ दो, ये तो उसका छोटा भाई है। उसके नीचे है इंडिया, उसके राइट साइड में है चाइना, उसके लेफ्ट साइड में है ईरान, ऊपर है तुर्कमेनिस्तान, उसके ऊपर है उज्बेकिस्तान, इधर है ताजिकिस्तान और ऊपर है कजाकिस्तान, उसके ऊपर है रसिया। अफगानिस्तान घिरा हुआ है। अब इधर अमेरिका कहाँ है? देखिए, अमेरिका इतने 7 समुंदर दूर इधर है। अब देखिए, अमेरिका अगर पूरा अफगानिस्तान पे अपना कंट्रोल जमा ले या फिर अफगानिस्तान को हड़प ले तो उसको कितना फायदा होगा। उसका जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, पूरा समुंदर क्रॉस करके जाना पड़ता है उसको, तो ये उसका बेनिफिट हो गया यहाँ पे। यह है पहला पॉइंट, अफगानिस्तान क्यों जरूरत है सारे देशों को। अब इसका दूसरा कारण है, अफगानिस्तान गोल्डन क्रिसेंट की कैटेगरी में आता है और पूरी दुनिया भर में अफगानिस्तान में जितनी ओपियम यानी अफीम की खेती होती है उतनी और कहीं नहीं होती है। Almost 30 million people around the world are suffering from drug addiction. That's according to an annual UN report. Opioids are named as the most harmful drug type. The document says that the marked increase in global opium production is primarily due to rising poppy yields in Afghanistan. 10 years ago, it was a problem. 5 years ago, it was a catastrophe. Now, it is a global epidemic. अब तीसरा कारण देखिए, अफगानिस्तान में मिनरल्स भर भर के है। The country has huge untapped mineral resources worth several $100 billion at least. For example, copper in Ainak, iron ore in Hajigak, oil and gas deposits in Amu Daria. खास करके लिथियम, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनती है और फ्यूचर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की होने वाली है, ये हम सबको पता है। तो आई होप आपको मेरा सवाल का जवाब मिल गया होगा कि अफगानिस्तान क्यों जरूरत है हर देश के लिए और हर कोई क्यों उस पर कब्जा करना चाहता है। अब आता है आज की सिचुएशन पर। इस बार तालिबानियों ने सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में पूरे अफगानिस्तान पे अपना कंट्रोल जमा लिया था, जबकि पिछली बार उनको 2 साल लगा था, अब सिर्फ 10 दिन। इस बार तो अफगानिस्तान का आर्मी भी थे जिसको यूएस आर्मी ने ट्रेन किया था 20 साल। अब मुझे नहीं पता वो लोग ट्रेन करवा रहे थे या फिर जुमलेबाजी करवा रहे थे, क्योंकि अफगान आर्मी ने सरेंडर कर दिया था तालिबानियों के सामने और वो सारे के सारे भाग निकले अपनी जान बचा के। And many of the cities were taken without a fight, with Afghan soldiers surrendering to the Taliban, taking advantage of the group's promises of amnesty. समझिए आप कितना खतरनाक हो चुका है तालिबान। जबकि इस बुढ़ाओं ने बोला था ये नामुमकिन है कि तालिबान अफगानिस्तान पर कंट्रोल जमा ले, क्योंकि हमने अफगान आर्मी को ऐसे ट्रेन किया है कि वो तालिबानियों से निपट लेंगे, और ऊपर से 3 लाख अफगान आर्मी थे और तालिबानी सिर्फ 85,000। Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. You trust the Taliban, Mr. President? You trust the Taliban, sir? Is that a serious question? It's absolutely a serious question. You trust the Taliban? No, I do not. It's a silly question. Do I trust the Taliban? No. But I trust the capacity of the Afghan military, who is better trained, better equipped, and more competent in terms of conducting war. तालिबान इतना ताकतवर हो गया, उन्होंने अफगानिस्तान के प्रेसिडेंशियल हाउस पर अपना कब्जा जमा के वहाँ खेल रहा है, और अभी फिलहाल तालिबानियों ने शरिया लॉ को फिर से लागू कर दिया अफगानिस्तान पर, और तालिबानियों ने अफगानिस्तान का फ्लैग जो नेशनल फ्लैग है उसको भी बदल डाला है, ऊपर से अफगानिस्तान का नाम भी बदल डाला है। और एक बात,
अभी जो अफगानिस्तान से लोग भाग रहे हैं उसमें अफगानिस्तान के गाँव वाले नहीं है, उसमें अफगानिस्तान के पास मॉडरेट फैमिली वाले हैं जो सरकार के अंडर काम करते थे, जॉब करते थे, कुछ भी करते थे, जो सरकार के साथ थे, वो लोग भाग रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही बोला, जिसने वहाँ के गाँव वालों को जीत लिया वो अफगानिस्तान को जीत सकता है। तालिबानियों ने गाँव वालों को जीता और ऐसे रिपोर्ट भी है इस बार तालिबानियों को गाँव वाले ही मदद कर रहे थे छुप छुप के। इवन अफगान आर्मी भी मदद कर रही थी छुप छुप के तालिबानियों को पीछे से। तो इसीलिए आपको इतना सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है कि अफगानिस्तान में क्या होगा क्या नहीं होगा। वहाँ जो भी होगा जो भी नहीं होगा उनका किस्मत है, उन्होंने खुद बोया है उसको, ये उनका खुद का बोया हुआ फल है। और अभी रिसेंटली 31 अगस्त 2021 को अमेरिका का जो 1-2 ट्रूप रह गया था वो भी निकल आए वहां से। अब अफगानिस्तान में कोई भी अमेरिकन ट्रूप्स नहीं है। इसी खुशी में तालिबानियों ने अपना विक्ट्री का जश्न मनाया और आसमान पर 45 मिनट तक गोली चलाए थे। तालिबानी कहते हैं कि वो लोग क्रांतिकारी है, उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराया है बाहरी ताकत से। جزاك الله حاج مولوي صاحب خير وسلام ان شاء الله نو دا دي وصل الحمد لله। तो देखा आपने पूरा हिस्ट्री अफगानिस्तान का। शुरू से ही अफगानिस्तान को हर कोई अपने मुट्ठी में करना चाह रहा था, लेकिन आज तक कोई भी परमानेंटली अफगानिस्तान को अपने मुट्ठी में नहीं कर पाया है। जिसने भी किया है टेम्पररी किया है और फिर अफगानियों ने उनको लात मार के भगाया है अपने देश से। इसीलिए अफगानिस्तान को ग्रेवियर्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है, मतलब साम्राज्यों का कब्रिस्तान, जहाँ बड़े बड़े एम्पायर्स टिक नहीं पाए, रसिया, अमेरिका, इन सबको अफगानिस्तान ने लात मार के भगाया है। अफगानिस्तान पर सिर्फ और सिर्फ वहाँ के पश्तून ट्राइब्स ही राज कर सकता है, ये अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है। तो दोस्तों ये था पूरा एक अफगानिस्तान का हिस्ट्री, एंसाइन पीरियड से लेके अभी के 2021 तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगा होगा, इसीलिए वीडियो को शेयर कीजिए और उन तक तो जरूर कीजिए जिनको अफगानिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं पता और लोगों को उल्टा उल्टा कुछ भी बोलते रहते हैं कि तालिबानी क्रांतिकारी है, उनको आज़ादी मिलना जरूरी था, ये सब आलतू फालतू बातें बोलते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले और एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरा ये दोनों वीडियो देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।